Hello guys, welcome to Maths with Pawan Verma. This is me, Pawan Verma, your aptitude guide, short term guide, right? I hope you all are doing good. आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो ये जो सेट है एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे पहले मैंने 10 अलग अलग शिफ्ट को डिस्कस कर रखा है, तो उसके सारे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन का एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारे 10 के 10 सेट 11 जो शिफ्ट में डिस्कस कर रहा हूँ वो भी वहाँ मिलेगा। तो आपने अगर नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट में एक एक शिफ्ट को आप देखिए और बेस्ट अप्रोच के साथ कैलकुलेशन वगैरह क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, कैसे ऑप्शन के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है। तो अगर नहीं देखा है तो जाकर देखें। और यहाँ पे मैं 11 शिफ्ट नंबर 11 को डिस्कस कर रहा हूँ जो 12 जनवरी को हुई थी, राइट। 12 जनवरी को जो हुआ था उसका थर्ड शिफ्ट है। तो यहाँ पे जितने भी एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए इस सेट को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं और क्या हमारा अप्रोच हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी बात, अगर आपको कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिल रही है तो आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं होंगे, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करो। वहाँ पे जो भी हम डिस्कस करते हैं या जो भी टास्क वगैरह डेली देते हैं वहाँ पे आपको मिलेगा। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ आप व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम मैथ्स विद पवन वर्मा को फॉलो करें। वहाँ पे आपको शॉर्टकट रील्स वगैरह मिलते रहेंगे, मैथ्स के कैलकुलेशन ट्रिक्स वगैरह वहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यह हमारा शिफ्ट 3 है 12 जनवरी का 2023। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन इज हाउ मच। मतलब एक सिंप्लीफिकेशन है, यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। आपको दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है, 1 डिवाइडेड बाई 2। 1 डिवाइडेड बाई 2 मैं लिख लेता हूँ, इसको सिंप्लीफाई वे में लिख लेता हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 5, 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई विथ 1/3 एंड ऑफ का मतलब वापस से मल्टीप्लिकेशन होता है तो मल्टीप्लाई 1 5 15 एंड माइनस ब्रैकेट के अंदर है 75 डिवाइडेड बाई दिस वन। तो ब्रैकेट के अंदर है तो माइनस ब्रैकेट के अंदर 75 डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई 28 माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 28 माइनस 3 गिव्स मी 25। ये इक्वेशन है। अच्छा 75 बाई 25 अगर करूँगा तो ये कैंसिल होकर कितना बचेगा, तो ये कैंसिल होकर 3 बचेगा, तो माइनस 3 बचेगी। और यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 3 से अगर इसको कैंसिल कर दूँ तो ये 5 हो जाएगा। तो मेरे पास बच क्या रहा है, मेरे पास बच रहा है 1/2 प्लस 3 माइनस 5 इंटू 5 दैट इज 25 एंड माइनस 3। तो प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास बच रहा है 1/2 माइनस 25। इसका अगर एलसीएम लेता हूँ तो आएगा 1 माइनस 50/2 दैट इज़ लाइक माइनस 49/2 इज़ योर आंसर। माइनस 49/2 क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन ए हो जाता है, करेक्ट। हाँ, तो ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 था, सिंप्लीफिकेशन था, सिंप्लीफाई करनी थी। आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा है। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई सम ऑफ द डिजिट दैट इज डिविजिबल बाई 18, 24 एंड 25। फाइंड द सम ऑफ 6 डिजिट स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। 6 डिजिट का नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6, राइट। 6 डिजिट का नंबर होगा एंड दैट इज डिविजिबल बाई 18, 24 एंड 25। ये जो नंबर होगी स्मॉलेस्ट 6 डिजिट की नंबर होगी और वो 18, 24 और 25 से डिविजिबल होगा। 18, 24 एंड 25 से डिविजिबल होगा। तो उसका सम बताना है, फाइंड द सम। तो उसका इस सारे डिजिट का सम क्या होगा। तो अब इसको करने के लिए क्या तरीका हो सकता है। देखो, जो नंबर 18 से डिवाइड हो रही होगी क्या वो 9 से भी डिवाइड होगा क्या, 9 इंटू 2 होता है तो 9 से भी डिवाइड होगा क्या, तो 9 से भी डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये जो 6 डिजिट की नंबर बनेगी
उसका डिवीजन करूं तो 9 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो मेरे को बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द डिजिट दैट इज डिविजिबल बाय 18। तो 9 से अगर डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब 9 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब उसकी सम मस्ट बी 9 और मल्टीपल ऑफ 9 होगा, राइट। उसका जो सम होगा, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि सारे डिजिट्स को यूनिट डिजिट तक ऐड कर दीजिए और उसका सम अगर 9 हो या 9 का मल्टीपल 9 होगी, 9 का मल्टीपल 18 आएगा तो भी वो 9 कहलाएगा, 27 होगा तो भी वो 9 कहलाएगा, 36 होगा तो भी वो 9 कहलाएगा। तो मतलब 9 से डिवाइड हो रही है तो सम उसका कितना होगा, तो ना सम उसका 9 होगा। तो ऑप्शन डी आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा। कोई भी 6 डिजिट नंबर आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। फाइन, तो इस तरीके से हम सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द प्राइस ऑफ पोटेटोज इंक्रीजेज बाई 10%, then by how much percent a user has to cut down his consumption of potatoes so that the expenditure of potato remain unchanged। बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज जब पढ़ते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में ही आपको बेसिक्स क्लियर करने के लिए बताया जाता है। तो क्या कह रहा है कि प्राइस ऑफ पोटैटो इंक्रीजेज बाई 10%। कह रहे हैं, देखो समझो, इस क्वेश्चन को समझो कि प्राइस ऑफ पोटैटो जो है 10% से बढ़ा दी गई। मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस उसकी 100 थी तो 10% से बढ़ा दी गई। पहले कॉस्ट प्राइस की बात नहीं करते, हम कहते हैं कि प्राइस उसकी 100 थी, सिंपल। तो अब 10% से बढ़ा दी गई तो 110 हो जाएगी, उसकी प्राइस 110 हो जाएगी, करेक्ट है ना। उसके बाद कहता है कि देन हाउ मच परसेंट अ यूजर हैज कट डाउन हिज कंजप्शन, मतलब अपने कंजप्शन, अपनी खपत में कितने परसेंट का कम करे ताकि उसकी एक्सपेंडिचर चेंज ना हो, एक्सपेंडिचर और रिमेन अनचेंज्ड। क्वेश्चन ये कहता है कि पहले वो 100 रुपये का मिल रहा था, मान लीजिए ऐसा समझिए कि 100 रुपये का मुझे 1 किलो मिल रहा था, ठीक है। आज की प्राइस क्या हो गई, आज की प्राइस हो गई 110 रुपये में 1 किलो मिलेगा, 10% की प्राइस बढ़ गई। तो कह रहा है कि अब मुझे एक्सपेंडिचर, पहले मैं एक्सपेंडिचर खर्च करता था 100 रुपया, तो एक्सपेंडिचर मुझे चेंज नहीं करनी है, एक्सपेंडिचर मुझे वही रखना है, 100 रुपया ही रखना है। तो क्या मैं अब अगर 100 रुपये का सामान खरीदूंगा तो 1 किलो मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइस तो बढ़ चुकी है, 110 रुपये पर किलो हो गया है। तो मुझे 1 किलो में कितने का सामान कम मिलेगा? तो 1 किलो में 10 रुपये का सामान कम मिलेगा, राइट। आप इस तरह से समझो कि पहले 100 रुपये का था, 1 किलो मिलता था मुझे, अब क्या हुआ है कि प्राइस बढ़ गई, 110 हो गई, तो 110 में 1 किलो मिलेगी। लेकिन मैं पहले 100 रुपया खर्च करता था और आज भी 100 रुपया खर्च करूंगा। इस एग्जाम्पल को रिलेट कर सकते हैं आप, जैसे कि अगर आप बाइक चलाते हैं तो आप जैसे देखो कि 5 साल पहले भी 100 रुपये का पेट्रोल डालता था और आज भी 100 रुपये का पेट्रोल डालता हूँ, तो कोई चेंजेस आएगी क्या? तो बोला हाँ, चेंजेस तो आएगी, क्योंकि पर लीटर की प्राइस बढ़ गई है ना। तो वैसा ही सवाल है कि 100 रुपये का था, 110 रुपया हो गया, लेकिन मैं 100 रुपये का ही खरीदूंगा तो मुझे 10 रुपये का सामान कम मिलेगा। तो मुझे यही पता करना है कि 10 रुपये का जो सामान कम मिलेगा वो 110 का कितना परसेंट है। तो 1/11 मतलब 1/11 मतलब कितना होता है? 9 होल 1/11 होता है परसेंटेज वाइज, और एल्स यू कैन से 9.1 9.1%। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट। मतलब हमें समझ में आया कि 9.1% मुझे कंजप्शन में कम करना पड़ेगा। कंजप्शन मतलब पहले 1 किलो अगर लेता था तो अब 9.1% कंजप्शन में कम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 100 रुपये का ही खरीद रहा हूँ। तो आंसर हो जाएगा 9.1% कंजप्शन में कम करनी पड़ेगी, ठीक है। जहाँ पे मेरा एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रही, एक्सपेंडिचर हमारी 100 रुपये की ही रहेगी। 100 रुपया पहले भी ले रहा था, 100 रुपया अभी भी ले रहा हूँ, तो मेरा एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, कंजप्शन 9.1% घट जाएगी। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, कह रहा है कि मिस्टर शर्मा स्पेंड्स 15% ऑफ हिज टोटल इनकम ऑन रेंट। मिस्टर शर्मा 15% क्या करते हैं? रेंट में दे देते हैं। एंड 75% ऑफ द रिमेनिंग 75% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑन अदर एक्सपेंसेस, and still he saves rupees 1700 rupees per month.
व्हाट इज़ हिज मंथली इनकम, मंथली सैलरी कितनी थी आपको ये बतानी है। तो इस तरह से देखो, मैं कह रहा मंथली सैलरी जो भी थी उसमें से पहले क्या कर रहा था, 15% तो रेंट दे रहा है, फिर जो पैसा बचेगा तो मंथली सैलरी, मैं बोलता हूँ कि चलो मंथली सैलरी एक्स है तो 15% अगर रेंट दे दूंगा तो बचेगा कितना, तो मैं कह रहा 85% बचेगी, 85% बचेगी। ठीक है, अब ये पैसा बच गया उसके पास क्योंकि 15% उन्होंने रेंट दे दी, मिस्टर शर्मा जी ने रेंट दे दी। अब ये जो पैसा बच गया उसमें से 75% क्या होगा कि अदर एक्सपेंसेस में खर्च कर देंगे। 75% जो है अदर एक्सपेंसेस में अगर मैं इसका खर्च करूंगा, इस रिमेनिंग अमाउंट का 75% में अगर खर्च करूंगा तो इस रिमेनिंग अमाउंट का 25% बचेगा मेरे पास। और ये जो बच रहा है तो एट द एंड उनके मिस्टर शर्मा के पास 1700 रुपया रिमेनिंग बच रही है, तो इक्वल टू 1700 रुपीज़। ऐसे इक्वेशन बना सकते हो, राइट। एक तो तरीका ये है, मैं एक और तरीका बताता हूँ, पहले इसको ऐसे रख के 15% का फ्रैक्शन वैल्यू देखो। एक तरीका ये भी हो सकता है कि 15% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर देखोगे तो क्या आएगा, 3/20 आएगी। मतलब क्या है कि 20 का 15% इज 3, राइट। यानी कि अगर 20 रुपीज़ थी तो 3 रुपये खर्च कर रहा था तो 17 रुपये रिमेनिंग बच रहा था। उसके बाद कह रहा है 75% खर्च कर रहा हूँ, तो 75 का फ्रैक्शन होता है 3/4, यानी कि 4 का 75 है 3, यानी कि 4 रुपये था तो 3 रुपये खर्च करके 1 रुपये बच रहा था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 4 × 20 हो जाता है 80 और 7 × 17 17 × 1 हो जाता है 17। मतलब ये हो गया आपका सेविंग की वैल्यू और ये हो गया आपका टोटल इनकम। तो आपको सेविंग पता है कि 1700 रुपया सेविंग था, 17 का मतलब 1700 रुपये है, तो 880 का मतलब कितना हो जाएगा, 8000। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी इसको आंसर को निकाल सकते हैं, या तो फिर आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो। अगर मैं 85 से कैंसिल करूं तो 85 से 17 का टेबल में तो कटता ही है, तो कितनी बार में काट दूं मैं, 5, 20 टाइम्स में ये कट जाएगा। ठीक है, हाँ 85 2 टाइम्स इज 170, 20 टाइम्स में। 25 से ये कर दूँ तो 4 टाइम्स में, 4 × 20 इज 80 एंड ये 00 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू 8000 हो जाएगी। यानी कि उनकी मिस्टर शर्मा की सैलरी थी 8000 रुपये। तो ऑप्शन 4C हमारा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, परसेंटेज का बेस है, इजी क्वेश्चन है। पहले 15% खर्च किया, फिर 75% खर्च किया, तो सेविंग बचा उसका 1700 रुपये। तो बताओ कि इनकम कितना है। तो ऐसे सवाल आपने बहुत बार देखे होंगे अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। कहता क्या है, द करेंट वैल्यू ऑफ अ कार इज 8,50,000। करंट वैल्यू ऑफ अ कार इज 8,50,000 and its value is depreciating at the rate of 10% per annum। depreciating का मतलब क्या कि वैल्यू ऑफ कार जो है हर साल डेप्रिसिएट हो रहा है, घट रहा है। किस तरीके से, तो 10% पर एनम घट रही है। तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। 8.5 लाख रुपए अभी प्रेजेंट वैल्यू है। मैं इक्वेशन को लिखता हूं कि 8,50,000 अभी प्रेजेंट वैल्यू है और 10% करके घटेगा। तो पहले साल की बात अगर करूं तो इसकी ये वैल्यू 100% है, 10% घटेगा मतलब 90% ऑफ दिस वन विल बी, पहले साल में 90% हो जाएगा। 90% में 0 एक मैंने 9/10 लिखनी थी, तो 90% लिखूंगा तो एक 0 कटेगी तो 9/10 होगी 90%। ठीक है, वैसे ही 4 साल तक घटाना है। तो 4 साल तक घटाना है तो एक बार का तो ये हुआ, दूसरे साल का, तीसरे साल का और चौथे साल का, 4 बार हमने 90% करके वैल्यू निकाली, 10% करके घटा दिया। तो बस यही वैल्यू आपको सॉल्व कर दी है। 1 0 तो यहाँ से कट रहा है और 1 2 3 4 0 यहाँ से कट रही है, तो सारे वैल्यूज कट गई। बस यही आपको मल्टीप्लाई करके आंसर तक पहुँचना है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो इक्वेशन बचा है 85 × 9 × 9 × 9 × 9 ये वैल्यू है। तो मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी वो 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल होगा तो 9 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो ऑप्शन से चेक कर सकते हो कि भाई 9 का सम, अभी बात किया कि 9 का सम अगर आ जाए यूनिट डिजिट तक तो इसका मतलब वो 9 से डिविजिबल है। तो चेक कर लेते हैं। 5 6 11 18 मतलब ये 1 और 9 ये कट गया। फिर बच गया 6 8 इज 14 प्लस 5 इज 19 मतलब 1
10 आ रहा है, इसका यूनिट डिजिट सम आ रहा है 1, तो ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद इसको चेक करते हैं, तो 5 + 4 इज 9, कट गया ये। 7 6 इज 13, 13 + 8, 13 + 8 इज 21, 21 + 5 इज 26, 21 + 5 इज 26, 26 को आपस में अगर ऐड करें तो ये आ रहा है 8, तो ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। 5 5 10, 17, 17 एंड 23, 23 + 8 इज 31, 31 + 5 इज 36, 36 को आपस में ऐड करेंगे तो 9 आ रहा है, ये ऑप्शन हो सकता है। इसको भी चेक कर लेते हैं। 5 5 10, 17, 17 + 8 25, 25 + 6 31 + 5 इज 36, 36 इसका भी यूनिट डिजिट ऐड करने पे 9 हो रहा है, तो बी और डी में कोई आंसर होगा। या अब 2 ऑप्शन मिल गए। अब क्या कर सकते हैं, तो हम 9 से अगर देखो तो एक तो है कि मल्टीप्लाई करके वैल्यू ले आओ भाई, यूनिट डिजिट लाओगे तो यूनिट डिजिट चेक करें तो 5 × 9 इज 45, 5 × 9 इज 45, तो 5 5 दोनों में आ रहा है, दोनों में 5 5 आ रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूँ और शॉर्टकट देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो दिस इज लाइक 81 एंड दिस इज लाइक 81 एंड दिस इज 85, 81 का स्क्वायर, 81 को मल्टीप्लाई करते हैं 81 में, तो 81 1 टाइम इज 81, कैरी इज 8, 81 8 टाइम्स इज 648 + 8, 648 + 8 इज 656, 656 इंटू 85, मैं फिर से लिखता हूँ इसको, 6561 है, इसको थोड़ा सा 6561 है और 85 से मल्टीप्लाई करनी है। 85 1 टाइम इज 85, कैरी इज 8, 85 6 टाइम्स इज 480 एंड 30, 480 + 30, 510 + 8 518, 518 लास्ट का 2 डिजिट हमें मिल गया 85, तो 85 लास्ट का 2 डिजिट मिल रहा है, तो मैं इसके साथ जाऊंगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लास्ट का 2 डिजिट चेक कर लिए, ठीक है। या तो फिर इस नंबर को, जैसे ये नंबर था और ये नंबर था, तो 9 से डिविजिबल हो रही थी, तो 9 से डिवाइड करो, और अगर देखो कि कितनी कौन नंबर है, यहाँ पे 4 टाइम्स 9 है, राइट, 1 2 3 4, 4 बार 9 है, तो आप एक बार डिवाइड करो, फिर दोबारा डिवाइड करो, 3 बार डिवाइड करो, 9 से करो, तो जो होता चला जाएगा, और जो कोई एक है जो रुक जाएगा कहीं भी, मतलब एक बार 9 होने के बाद दोबारा नहीं हो पाएगा। तो अगर ऐसा भी मिल जाता है तो आप जिससे 9 से डिवाइड हो रही है वो ऑप्शन को टिक कर सकते हैं आप, और वही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। जैसे कि मैं जो कह रहा हूँ उसको मैं करके देखता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ उसको करके दिखाता हूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं 9 से इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 9 से डिवाइड कर 54 6 टाइम्स, 17 9 से 1 टाइम जाएगा, 8 कैरी बचेगी, 88 9 टाइम्स इज 81, फिर 76 मतलब 72 जाएगा 8 टाइम्स, 45 इज 5 टाइम्स, ये आ रहा है, ठीक है। फिर 9 से इसको करता हूँ तो 54 इज 6 टाइम्स अगेन, 79 यानी कि 72 बच रहा है 8 टाइम्स, 78 फिर 8 टाइम्स, और फिर कितना बचा 65। अब देखो 65 9 से नहीं कट रहा, 65 9 से नहीं कट रहा, तो ये 9 से एक ही बार कटा, दोबारा नहीं कटा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये इसको जब करने जाओगे तो 9 से एक बार कटेगा, 2 बार कटेगा, 3 4 बार कटेगी, तो इस तरीके से भी आप आंसर चेक कर सकते थे, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। आप ट्राई करके देखना कोई भी किसी भी सवाल में। मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 आपके सामने कह रहा है कि व्हाट इज द फॉल्टी वेट used by a dishonest shopkeeper instead of original weight of 1 kg to get a profit of 25 kg 25%। what is the faulty weight used by, कितना वेट यूज करेगा 1 किलो के जगह पे ताकि उसे 25% की प्रॉफिट हो जाए। सिंपल सा बात है, मैं सिंपल से तरीके से समझाता हूँ कि मान लीजिए कि 100 रुपये का सामान था, मैं 1 किलो लेकर आया और मेरे को 25% की प्रॉफिट चाहिए, 25% की प्रॉफिट चाहिए, और कॉस्ट प्राइस में कोई चेंज करने की बात नहीं कह रहा है, तो मैं उसको 100 रुपये में ही बेचूंगा। ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा सेलिंग प्राइस 100 रुपये का ही होगा, लेकिन मैं वेट में कितना कम करूं जिससे मुझे 25% की प्रॉफिट हो जाए। तो सिंपल देखो, कैलकुलेशन तो सिंपल है, यह सवाल भी सिंपल है। मैं कह रहा कि 100 रुपये में 1 किलो में लेकर आया, 100 रुपये में ही बेचूंगा,
लेकिन मैं वेट में कम दूंगा, तो वेट में मैं कितना दूं जिससे मुझे 25% की प्रॉफिट हो जाए। तो मैं कहता हूं कि देखो इसका मतलब क्या होगा कि ये बन जाएगा 125%। तो 100% की वैल्यू अगर निकालने जाऊं तो मैं लिखूंगा 100 इंटू 100/125, दैट इज 5 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, और 5 से काटूंगा तो 20 यानी कि 80, यानी कि 800 ग्राम मैं दूंगा, 800 ग्राम दूंगा और 100 रुपये लूंगा। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट को समझो कि मैं कह रहा कि 100 रुपये में जब मैंने खरीद कर लाया तो 1 किलो लाया, तो 800 ग्राम का वैल्यू कितना होगा, 80 रुपये। तो 80 रुपये का सामान मैं दूंगा कस्टमर को और लूंगा कितना, 100 रुपये। तो मेरे को 20 रुपये की प्रॉफिट यहाँ पे दिख रही है, तो 20 रुपये की प्रॉफिट दिख रही है 80 रुपये के सामान पे, तो 25% की प्रॉफिट हो गई। एक तो तरीका ये हो गया। मैं कह रहा कि एक तरीका ये हो सकता है कि भाई 100 रुपये का था, 25% की प्रॉफिट करनी है, यानी कि 25% की प्रॉफिट करनी है मुझे, तो 125। अब कह रहे हैं कि 25% का प्रॉफिट करना है, 25% मतलब होता है 1/4, 25% का मतलब होता है 1/4। तो इसका मतलब 4 + 1 5, दैट इज 125। तो ये 5 डिनोट कर रहा है 125 को। ऐसे नहीं करते, मैं ऐसे लिखता हूं। मैं इसको 1000 लेके सॉल्व कर सकता हूँ। मान लीजिए कि अगर इसको 5 लिखता हूँ तो 4 की वैल्यू निकालनी है, तो हाँ 100 डिनोट करेगा 5 को, 100 डिनोट करेगा 5 को, क्योंकि मैं 25% का प्रॉफिट पे इसको बेच चुका हूँ, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है, 25% की प्रॉफिट पे बेच चुका हूँ। तो मेरा जो आर्टिकल था वो 100 रुपये का था, 25% की प्रॉफिट में बेचूंगा, तो 100 रुपये का आर्टिकल, यानी कि 100 मेरा डिनोट कर रहा है 5 को, तो 4 कितनी को डिनोट करेगा, तो 4 डिनोट करेगा 80 को, राइट, क्योंकि 5 से डिवाइड करोगे 20 आएगा, 20 इंटू 4 विल बी 80। तो यानी कि 80 का वो आर्टिकल, 80 ग्राम या 80 रुपीज़ का आर्टिकल दूंगा, तभी मेरे को 25% की प्रॉफिट होगी। मैंने यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया आपके लिए, मैं आपको एक थोड़ा सा और क्लियर करके बताता हूँ, समझो इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत ही इजी वे में किया जा सकता है। 25% की प्रॉफिट कर रहा है, तो मैं कह रहा है कि चलो 100 रुपये का सामान 100 रुपये में ही दूंगा, और यहाँ पे मेरे को 25% की प्रॉफिट हो जाएगी। 100 रुपये का सामान था, 100 रुपये में ही दूंगा, तो 100 रुपये में ही दूंगा तो मुझे 25% की प्रॉफिट हो जाएगी। तो मेरे को बता 4 की वैल्यू क्या होगी। मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा कॉस्ट प्राइस था, यही मेरा सेलिंग प्राइस भी है, क्योंकि प्राइस में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हम। तो 100 रुपये का आर्टिकल है, 100 रुपये में बेच दे रहा हूँ, लेकिन मेरे को 25% की प्रॉफिट हो जा रही है, यानी कि 5 का वैल्यू 100 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 80। इस तरीके से भी रख सकते हो, यानी कि 1 किलो के जगह पे हम 800 ग्राम देंगे, डायरेक्टली आप कह सकते हैं 800 ग्राम देंगे, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी रख सकते हो आप, ठीक है। तो इससे पहले वाला थोड़ा सा मैंने शायद गलत लिख दिया था, इस तरीके से समझो। तो आप 100 में बेच रहे हैं, तो वही डिनोट करेगा आपको 5। तो भाई 4 की वैल्यू, यानी कि 4 की वैल्यू क्या होगी, तो 4 की वैल्यू 80 होगी, यानी कि 80 रुपये का सामान 100 में बेचूंगा तो मुझे 25% की प्रॉफिट हो जाएगी। और 80 रुपये का मतलब हो गया 800 ग्राम, 1 ग्राम 1 किलो की, 1 किलो की 100 रुपये की 1 किलो की, तो 80 रुपये की 800 ग्राम, आपको 800 ग्राम टिक कर देना है और आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गया, देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एन आर्टिकल इज लिस्टेड ₹1200, 1200 रुपया लिस्ट किया हुआ था। अ कस्टमर पेज ₹972 फॉर इट आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। इफ द रेट ऑफ फर्स्ट डिस्काउंट इज 10%, फाइंड द रेट ऑफ सेकेंड डिस्काउंट। कह रहा है कि 1200 का आर्टिकल था, एमआरपी थी उसकी 1200 रुपये की, लेकिन उसे बेचा गया कितने में, 972 रुपीज़ में। अब यहाँ पे 2 डिस्काउंट देता है, तो पहला डिस्काउंट बताया है 10% है, तो दूसरा डिस्काउंट क्या है आपको ये बताना है कि दूसरा डिस्काउंट की वैल्यू क्या होगी। तो एक तो तरीका है कि भाई आप सिंपल कैलकुलेशन करो कि 1200 रुपये में पहले 10% का अगर डिस्काउंट दूंगा तो 120 रुपये का डिस्काउंट दूंगा, तो 120 रुपया माइनस करूंगा, इसमें से कितना आएगा, 1080 आएगा। अब 1080 में कितना डिस्काउंट दूंगा तो 972 आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखो 80 और 28, यानी कि
80 और 28, 108 रुपये का और डिस्काउंट दूंगा, यानी कि इसका कितना परसेंट है ये, तो मैं फिर से बोलूँगा 10% है, यानी कि सेकेंड वाला डिस्काउंट भी 10% होगा, ऐसे निकल सकता है। एक तरीका क्या है कि भाई 1200 रुपये का आर्टिकल था, 972 में हमने बेचा, 972 में हमने बेचा 972, डिस्काउंट कितना दे रहा था 10%, तो 10% का मतलब हो गया 1/10, यानी कि 10 में 1 का डिस्काउंट, तो इसको 10 में 1 का डिस्काउंट मतलब 9, इसको एक रेशियो बना के डिवाइड कर दो, जो आता है, जो रेशियो आएगा वो सेकंड वाले डिस्काउंट का वैल्यू हो जाएगा। तो 10 से मैं इसको कैंसिल कर रहा तो ये 120 बना, और 9 से इसको कैंसिल करा तो 108, यानी कि 120 से कितना हो गया, 120 से 108 हो गया, 108 हो गया, कितना का डिस्काउंट हो गया 12 का, तो यानी 120 पे 12 का डिस्काउंट का मतलब हो गया 10% का डिस्काउंट। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, मतलब क्या है कि आप MRP और SP ये दोनों को डिस्काउंट का जो फ्रैक्शन था, जो परसेंटेज थी 10%, 1/10 है ना, तो 1/10 थी, तो 10 पे 1 का डिस्काउंट मतलब 9, तो 10 और 9 से डिवाइड करो, और जो रेशियो बन के आएगा P/Q, जो रेशियो बन के आएगा ये सेकेंड वाले डिस्काउंट की वैल्यू बताएगी। तो वही हमने यहाँ पे भी किया। वैसे तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं आप, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, वैसे आप इस तरीके का इस मेथड को यूज़ करना शुरू करें, क्योंकि नंबर आपको हर बार ईजी नहीं मिलेगा, राइट, नंबर आपको कैलकुलेटिव मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, तो आप रेशियो वाले मेथड को यूज़ करो, रेशियो वाले मेथड को यूज़ करो, सीखो, इसको याद रखो कि ऐसे ऐसे प्रोसेस है, ये यूज़ किया जा सकता है, राइट। डिवाइड किससे करना है, तो जो भी पहला रेट ऑफ डिस्काउंट होगा, जो भी डिस्काउंट होगा उसी के फ्रैक्शन से इसको डिवाइड करो। 10 में 1 का डिस्काउंट, ये MRP थी, ये सेलिंग प्राइस थी, तो 10 में 1 का डिस्काउंट देंगे तो 9, इसको अगर मैं डिवाइड करा तो मेरे को 120 और 108 आया, तो यहाँ पे कितने का डिस्काउंट दिख रहा है 12, 120 में 12 का डिस्काउंट दिख रहा है, तो आपको पता करना है 12 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120, तो ये 1/10 वापस से आ जाएगा, यानी कि सेकेंड वाला डिस्काउंट भी 10% था। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने कर ली। क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ डबल बेड इज ₹4200, मार्केट प्राइस इज 4200, MRP इज 42,000 नॉट 100, कस्टमर गेट अ कैश डिस्काउंट ऑफ ₹1000, कैश डिस्काउंट मिल रहा है 1000 रुपए का, ठीक है, एंड गेट अ स्क्रैच कार्ड प्रॉमिसिंग अ डिस्काउंट ऑफ 5% to 10%, एक स्क्रैच कार्ड मिलता है कस्टमर को, और उसमें कहा जाता है कि आपको 5 से 10% के बीच में डिस्काउंट मिलेगा। तो बोल क्या रहा है, डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड द मैक्सिमम सेलिंग प्राइस ऑफ द बेड सेट। डिफरेंस बिटवीन व्हाट, डिफरेंस बिटवीन व्हाट, द लीस्ट एंड द मैक्सिमम, ठीक है। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या होगा, कि 42,000 रुपये पहले तो उसकी कॉस्ट थी डबल बेड की, उसमें 1,000 रुपये तो डिस्काउंट दे रहे हैं डायरेक्टली, तो उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा 41,000 रुपीज़ हो जाएगा। अब ये 41,000 पे क्या हो सकता है कि एक स्क्रैच कार्ड मैं स्क्रैच करूं, मैं अनलकी अगर हूं तो मुझे 5% मिलेगा, अगर लकी हूं तो 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो अब देखो मैं कह रहा कि अगर इसको मैं 100% पकड़ लेता हूं, ठीक है, अब इसमें अगर 5% का डिस्काउंट मुझे मिलता है, 5% का डिस्काउंट मिलता है, तो ये 95 हो जाएगा, 95% मेरे को पे करना पड़ेगा। अब अगर मैं कहता हूं कि इसमें 10% का डिस्काउंट मिलता है, तो मेरे को 90% वैल्यू पे करना पड़ेगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि दोनों का बीच का डिफरेंस कितने का आएगा, 5% का। तो आपको वही पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड द मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। तो मैं कहा डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस तो 5% ही आएगा। तो 41,000 का 5% निकाल दो, 41,000 का 5% निकाल दो, तो 41 × 5, 410 को 5 बार, तो कितना हो जाएगा जी 2,050 रुपए का डिस्काउंट डिफरेंस आएगा। मतलब ये जो वैल्यू होगी ये 2,050 ज़्यादा होगी और ये 2,050 कम होगी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस
2050 रुपीज़ होगी, और मुझे डिफरेंस ही पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड द मैक्सिमम। तो ये तो मैक्सिमम वाला प्राइस हो गया और ये लीस्ट वाली प्राइस हो गई। तो आपको इसी के डिफरेंस पूछ रहा था, तो मैंने डायरेक्टली 5% ऑफ दिस वन निकाल दिया और 2050 आया। ऑप्शन सी हमारा इस तरीके से आंसर हो गया, करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया था। इस तरीके के सवाल जीडी में पूछा जा रहा है, जीडी भी अपग्रेड हो रहा है धीरे धीरे, राइट। तो इस तरह का सवाल अगर आ गया तो आपको मतलब ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है, कॉन्सेप्ट को समझो, प्रैक्टिस करो, एक बार नहीं 2 बार प्रैक्टिस करो, 4 बार प्रैक्टिस करो, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से डील कर सको। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 नंबर कहता है कि अ वेजिटेबल वेंडर डज हिज सेल्स यूजिंग अ वेट विच इज़ 12% लेस। एक वेजिटेबल वेंडर है, 12% लेस वेट यूज करता है देन द एक्चुअल वेट एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 32 ऑन द कॉस्ट प्राइस। वैसे ही सवाल है जो अभी भी आया था, फाइंड द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज। 32% का प्रॉफिट भी करता है और 12% लेस वेट भी देता है। तो इसको तो ऐसे करते हैं कि मान लीजिए कि उसका 100 रुपये का था, 100 रुपये में 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम, ठीक है, 1 किलो 1000 ग्राम है, ठीक है। तो कह रहा है कि 32% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब 132 रुपये में बेच रहा है, 32% की प्रॉफिट कर रहा है, तो है ना। और 12% लेस वेट यूज करता है, 12% लेस वेट यूज करता है। तो 12%, अगर वो 1000 ग्राम है और 12% लेस वेट यूज करेगा तो 880 ग्राम देगा। बोलो यस और नो। मतलब आप 1000 के हिसाब से नहीं रख के 100 के हिसाब से रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 पे 12% कम करोगे तो 88 ग्राम ही तो देगा, हैं जी। अगर 100 रुपये का 100 ग्राम था तो 88 ग्राम कितने रुपए का होगा? 88 रुपीज़ का होगा। अगर 100 रुपये का 100 ग्राम है तो 88 ग्राम 88 रुपीज़ का होगा, यानी कि 88 रुपीज़ का सामान दे रहा है और ले कितना रहा है? 132 रुपये। बात समझ आ रही है? क्या हो रहा है समझ में आ रही है? हाँ जी, मैं फिर से बताऊं। मैं कह रहा कि देखो 100 रुपये का सामान था और मैं कह रहा कि 100 ग्राम है, सिंपल 100 ग्राम रख देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो प्रॉफिट में बेच रहा है, कितने? 32% प्रॉफिट में। तो कितने में देगा? 132 रुपये में देगा। लेकिन वेट में वो 12% कम कर देता है, तो 12% कम कर देता है तो 88 ग्राम देगा। तो अगर 100 रुपये का 100 ग्राम है तो 88 ग्राम 88 रुपये का होगा, 88 रुपीज़ का होगा उसके लिए, शॉपकीपर के लिए। तो शॉपकीपर दे कितना रहा है कस्टमर को? 88 रुपीज़ का सामान दे रहा है, ले कितना रहा है? 132 रुपीज़ ले रहा है, 132 रुपये ले रहा है। तो प्रॉफिट एक्चुअल में कितनी हो रही है? तो 12 और 32 44 रुपीज़ की प्रॉफिट हो रही है उसको। तो परसेंटेज निकालो 44/88, क्योंकि 88 का सामान दिया, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ये कि 88 रुपीज़ का सामान दे रहा हूँ और 44 रुपये की प्रॉफिट हो जा रही है मुझे। तो कितने की प्रॉफिट हो जा रही है? तो 1/2 यानी कि 50% की प्रॉफिट हो जा रही है। 1/2 50%, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 32% बढ़ा के भी बेच रहा है और 12% लेस भी दे रहा है। तो मैं 100 ग्राम के हिसाब से रख दिया, या 1000 ग्राम के हिसाब से भी रख सकते थे, बट 100 ग्राम ठीक है, चलो समझ में आनी चाहिए कि 100 ग्राम पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 नंबर क्या कहता है देखो, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ 500 रुपीज़ फॉर 2 ईयर इज 1.25। व्हाट इज द रेट इंटरेस्ट पर एनम? अच्छा, प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको 500 रुपये और टाइम दिया हुआ है 2 साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है 1.25। तो मुझे बतानी क्या है? मुझे बतानी है कि रेट क्या थी, रेट बताओ कि क्या थी। आपको रेट पूछा गया। तो जब भी 2 साल की बात होती है, ये बातें हमने पिछले भी सेट में आई थी, ऐसा क्वेश्चन तो हमने की थी। तो कह रहे कि जब 2 साल की बात होती है तो डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड जो होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उस फॉर्मूले को, कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज इक्वल टू P इंटू R/100 इसका स्क्वायर। अब कैसे आया था ये बात हमने बताई भी थी। ये होता है डिफरेंस।
तो डिफरेंस दिया हुआ है 1.25, डिफरेंस दिया हुआ है 1.25, प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है 500 रुपये, प्रिंसिपल की वैल्यू है 500 और r बाई 100, तो r तो पता ही नहीं है, तो r स्क्वायर बाई 100 इंटू 100 ये है वैल्यू। तो मैं अगर कैंसिल करूँ तो ये 0 0 कट गया और 5 से इसको कैंसिल करूँ तो ये 20 हो गया। अच्छा, ये पॉइंट को भी तो रिमूव कर ही सकते थे, 500 को रहने देते हैं, 5 को रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट को अगर रिमूव करूँ तो ये 100 यहाँ होगा, तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा और 5 से इसको कैंसिल करूँ तो ये बचेगा 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। भाई r की वैल्यू कितनी, r की वैल्यू 5%, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा दैट विल बी 5%। अब इस फॉर्मूले पे लगा दो, डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल r बाई 100 होल स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल कंपाउंड एंड दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100। ये आपको सॉल्व करना है बस, वही हमने यहाँ डी की जगह पे ये लिखा है, ठीक है। तो ये 2 साल के डिफरेंस के बारे में बात करी गई थी। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस वन। फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी कि 3:12 है, 3:12, ओहो, देन 14:x निकालना है। तो भाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई 3, 12 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 3, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 14 4 टाइम्स इज 56, आंसर इज 56 ऑप्शन ए। देखो ये बात बार बार हर एक शिफ्ट में पूछी गई है ऐसा क्वेश्चन। तो आपको पता है कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी और d निकालना है मुझे, तो d निकालना है तो d को एक तरफ रख दो और b इंटू सी बाई ए कर दो, तो ये आपकी वैल्यू निकाल के लिए आती है। तो इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ है नहीं वैसा डिस्कशन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 एंड 12 विद द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 5 8 9। पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन, देखो एक नंबर है 5:12:x और एक है 5:8:9:y। तो x और y का रेशियो पूछ रहा है आपसे, x और y का रेशियो पूछ रहा है। तो पहले वाले में क्या करोगे आप, देखो इस तरह से होता है ABC, तो आप क्या करते a बाई बी, b बाई सी। अब c निकालना है, तो c निकालना है तो क्या होता है b स्क्वायर बाई a, b स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12 बाई a। तो मैं लिख रहा हूँ 12 इंटू 12 बाई 5 और रेशियो किसके साथ निकालना है, रेशियो निकालना है। अभी बात किया मैंने पिछले क्वेश्चन में y के बारे में, तो y कैसे निकालोगे, तो कह रहे हैं कि b इंटू सी बाई a यानी कि 8 इंटू 9 बाई 5। अभी बात किया इसके बारे में हमने, ये 3 प्रोपोर्शनल का था, ये 4 प्रोपोर्शनल है, अलग अलग 4 टर्म है। तो आपका इसी का x, ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, इसी का रेशियो निकालनी है। तो 5 से 5 कट गई और क्या करें, किससे काट दें, 4 3 टाइम्स, 4 2 टाइम्स, 3 से ये 3 कट जाएगी और 3 से ये 4 हो जाएगी, यानी कि 2:1 आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा, राइट, 2:1 आ जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर बेस्ड है, तो इजी क्वेश्चन है, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए मुझे। मल्टीपल ऑफ 3 कहने का मतलब 3 6 9 12 ऐसे फर्स्ट 10 मतलब आखिरी कौन सा होगा 30 और इसका एवरेज निकालना है। तो जब भी गैप सेम होती है तो एवरेज निकालने का होता है कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, ये करना होता है। तो 3 + 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 33 बाई 2, तो 16.5 आपका आंसर होगा। आंसर विल बी 16.5, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं।
14 कहता है कि ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 30, 60 एंड 120 डेज रेस्पेक्टिवली. A left the work 10 days before the work was completed and B left 5 days before the completion of the work. Find the number of days which days required to complete the whole work. Okay. पहले छोटा सा डाटा जो दिया वो लिख लेता हूँ. कह रहा हूँ कि A 30 दिनों में करता है, B 60 दिनों में करता है और C 120 दिनों में करता है. इस तरीके से है. अब कहता है कि तीनों मिलके काम को कर रहे थे. समझो इस चीज़ को कि तीनों मिलके काम को कर रहे थे. स्टार्टिंग में ए बी और सी तीनों मिलके कर रहे थे. फिर कहता है कि ए लेफ्ट द वर्क 10 डेज बिफोर द वर्क वॉज कंप्लीटेड. ए छोड़ के यहाँ पे सपोज चला जाता है. ए चला जाता है. कब जाता है? तो काम खत्म होने का 10 दिन बाकी था तभी वो चला गया. उसके बाद कह रहा है कि B लेफ्ट 5 डेज बिफोर. B यहाँ पे अब कौन काम कर रहा था? यहाँ पे काम कर रहा था B और C. B और C काम कर रहे थे. करेक्ट. तो B और C काम कर रहे थे. फिर क्या हुआ? कुछ दिन हो गया और फिर 5 दिन जब काम का बाकी था तो B भी चला गया. यहाँ A चला गया, यहाँ B चला गया. तो आखिरी के 5 दिन में काम कौन कर रहा है? C. आखिरी के 5 दिन में काम कौन कर रहा है? C. तो मुझे बताइए कि ये पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगी. इस तरीके का सवाल है. सिंपल सा सवाल है. ऐसा सवाल आप देखे होंगे. टाइम एंड वर्क अगर पढ़े हो तो बेसिक सा सवाल है ये. कोई टफ है नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि क्या करना है. आप देखो कि पहले तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं. 30, 60 एंड 120 का एलसीएम मैं 120 ही ले लेता हूँ डायरेक्टली. 120 ले लेता हूँ. दिस इज लाइक 4 टाइम्स 2 टाइम्स 1 टाइम. ठीक है. अब देखो मैं इस सवाल को सॉल्व करूं तो मेरे को पीछे से जाना है. मैं कह रहा कि आखिरी के 5 दिन में काम कौन कर रहा था? आखिरी के 5 दिन में काम कर रहा था C. तो C की एफिशिएंसी है 1. तो आखिरी के 5 दिनों में C काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी 1 है. 5 दिन तक करेगा तो कितना काम कर देगा? 5 यूनिट. यहाँ तक हो गया. ठीक है. अब यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें, B और C की बात करें, B और C ये इस यहाँ तक की बात करें तो ये कितने दिन होगा? तो मैं कह रहा था ये तो 10 दिन पहले गया था, 5 दिन यहाँ हो गया तो ये भी 5 दिन काम किए. तो B और C 5 दिन काम किया तो B और C की एफिशिएंसी कितनी हो रही है? तो B और C की एफिशिएंसी 3 हो रही है. तो नेक्स्ट उससे 5 डेज B और C यानी कि 3 के हिसाब से 5 दिन काम करेंगे तो काम कितना हो गया? तो 15. टोटल यहाँ तक काम कितना हुआ? तो टोटल यहाँ तक 20 काम हो गया. तो 20 काम हो गया तो 100 काम बाकी जो था वो यहाँ पे हुआ होगा, इस जगह पे हुआ होगा. तो 100 काम अगर यहाँ हुआ है तो तीनों का एफिशिएंसी कितना है? तो तीनों का एफिशिएंसी है 4 + 2 + 1 6 + 1 7. यानी कि ABC जो काम कर रहे थे 100 वर्क करेंगे 7 के हिसाब से तो इतना डेज लगेगा. डायरेक्टली यू कैन से कि ये दिस इज़ द नंबर ऑफ डेज. 100 वर्क करेंगे 7 यूनिट पर डे करेंगे तो कितना डे लगेगा? तो 100/7 डेज. मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में 100/7 डेज काम हुआ था. स्टार्टिंग में 100/7 डेज, फिर 5 दिन, फिर 5 दिन. तो टोटल कितना हो जाएगा? तो 10 इसमें ऐड करना है. तो 10 + 100/7 70 + 100 इज़ 170/7. टोटल नंबर ऑफ डेज जो लगा दैट इज़ 170/7 डेज. इसका एलसीएम लेंगे तो 70 हो जाएगा. 170 तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी. क्या ये बात समझ आई? सिंपल. या तो फिर आप दूसरा एक तरीका हो सकता है कि जो जा रहा है उसको जाने ही मत दो. जो जा रहा है उसको जाने ही मत दो. तो वो मेरे को ठीक नहीं लगता. आप इस तरीके से करो ताकि आप बहुत सारे सवाल आप ऐसे कर सकते हैं. राइट. इस तरीके से करोगे तो ठीक है. आता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं. 15 कहता है कि A and B can do complete a work in 18 days and 36 days respectively. They work together for 8 days and then A leaves. B, how many days B take to complete? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है. कह रहा है कि A जो है 18 दिन काम करके काम खत्म करता है, B 36 डेज के काम खत्म करता है. हाँ, दे वर्क टुगेदर. दोनों मिलके काम को स्टार्ट कर दिया. A + B ने काम को स्टार्ट कर दिया. एंड देन आफ्टर 8 डेज A लेफ्ट. 8 दिन के बाद 8 डेज हो गए और A चला गया तो B रह गया. तो
तो बताओ कि बी जो रिमेनिंग काम बचा वो कितने दिन में करेगा, बी जो है वो रिमेनिंग काम कितने दिन में कर देगा। तो मैं दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ। तो 18 और 36 का एलसीएम 36, दिस इज 2, दिस इज 1। स्टार्टिंग के 8 दिन काम हो रहे थे, दोनों मिल के काम कर रहे थे, तो दोनों मिल के काम करेंगे तो 2 + 1 3 यूनिट काम करेंगे 8 दिन तक, यानी कि कितना काम होगा, 24 यूनिट काम हो जाएगा। तो 24 यूनिट काम हो गया तो काम कितना बाकी रह गया, 12। तो 12 यूनिट काम जो है वो बी करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। बी की एफिशिएंसी 1 है तो बी कितना दिन लेगा, 12 डेज और लेगा। तो बी का हमें पूछ रहा है हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू कंप्लीट, तो 12 डेज, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। 12 डेज बी लेगा काम कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आता हूँ। 16 कहता है कि अनिल स्टार्टेड हिज जर्नी इन द मॉर्निंग, अनिल स्टार्टेड हिज जर्नी इन द मॉर्निंग टिल 10 AM he covered half of the journey and on the same day till 1 PM होना चाहिए था यहाँ पे। कह रहा है कि till 10 AM he covered half of the journey, on the same day till 1 PM he covered 4/5 of his journey. At what time did he start his journey? At what time, कितने टाइम में इस जर्नी को स्टार्ट किया गया। ओके तो चलो ऐसे कर लेते हैं। देखो समझो कि एक जर्नी है, कह रहा है कि हाफ ऑफ द जर्नी 10 बजे तक ख़त्म हो गया। लेट्स से यहाँ तक हाफ हो गया, ये हाफ ऑफ द जर्नी थी, 10 बज गई थी, ठीक है, 10 बज गया था, आधा जर्नी ख़त्म हुआ। फिर वो चलना शुरू किया और चलते चलते क्या हुआ कि 1 बज गया, फिर 1 बज गया, यहाँ पे 1 PM हो गया। और 1 PM ही कवर्ड 4/5, मतलब स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक की बात कर रहा है, स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक की बात कर रहा है, तो 4/5 पार्ट ऑफ द जर्नी कंप्लीट हो गया। तो मुझे पूछ रहा है कि भाई वो चलना कितना बजे शुरू किया या वो वहाँ से मूव करना कितने बजे स्टार्ट किया। यहाँ से यहाँ तक आधा जर्नी कवर किया और यहाँ से टोटल यहाँ तक देखा गया तो 4/5 यानी कि 80% या 50% ऐसा कर सकते हैं आप। तो क्या कर सकते हैं, तो हमें कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं कि टोटल डिस्टेंस एज्यूम करते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या एज्यूम कर सकते हैं, तो जो फ्रैक्शन मुझे दिया गया ना हाफ और 4/5, तो डिनोमिनेटर ऐसा टोटल डिस्टेंस एज्यूम करो कि दोनों के डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाए। तो 2 और 5, तो 2 और 5 का एलसीएम हो जाती है 10। तो मैं कह रहा कि टोटल जो जर्नी है, इस तरीके से एज्यूम कर लीजिए आप कि टोटल जो जर्नी है, टोटल जर्नी ये यहाँ तक है, टोटल है 10 किलोमीटर, टोटल 10 किलोमीटर, ठीक है, टोटल 10 किलोमीटर है। तो कह रहा है अब इस हिसाब से बांट दो। तो मैं कह रहा है कि जब शुरू किया तो 10 बजे तक आधा चल लिया, मतलब कितना, 5 किलोमीटर चल लिया। अब जब यहाँ से 1 बज गया तो 1 बजे तक कितना चला, 4/5। आधा कैसे आया समझ में आया, हाफ ऑफ द जर्नी, मतलब 10 किलोमीटर का आधा यानी कि 5 आया। और फिर बोल रहा है 4/5 ऑफ द जर्नी, 4/5 ऑफ द जर्नी मतलब 8 किलोमीटर टोटल। ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर किया, ये 8 किलोमीटर का जर्नी कवर किया। मैंने कैसे किया समझ में आया कि मैंने फ्रैक्शन को जो डिनोमिनेटर की वैल्यू थी उसी का एलसीएम ले लिया, टोटल जर्नी मान लिया 10 किलोमीटर, टोटल जर्नी हमने मान ली 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर में से बोल रहा है हाफ तो 10 बजे तक चल चुका था, उसके बाद 4/5 जो है 1 बजे तक चल चुका था। तो मुझे बताओ कि कितने बजे वो चलना शुरू किया। तो देखो इस चीज़ को देखो कि 10 बजे से लेकर 1 बजे तक में डिस्टेंस, मतलब टाइम का गैप कितना हुआ, 10 से 1 बज गया, यानी कि 3 घंटे का गैप हो गया, 3 घंटे का गैप हो गया। 3 घंटे में 5 से 8 आया, यानी कि 3 किलोमीटर चला, 3 घंटे में 3 किलोमीटर चला। तो बताओ भाई 5 किलोमीटर जो चला होगा तो स्टार्टिंग से कितना टाइम लिया होगा, वो स्टार्टिंग से कितना टाइम लिया होगा, तो मैं कहता 5 घंटे लिया होगा। तो भाई 10 बजे यहाँ पे 10 बजे थे तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो 10 बजे से 5 बजे तक घटा दो, तो मेरा सुबह के 5 बजे चलना शुरू किया। तो आंसर क्या होगा कि सुबह के 5 बजे वो चलना शुरू किया। समझ में आई होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। हमें यहाँ पे डायरेक्टली वो कह रहा है कि भाई आपको टाइम दिया हुआ है। मैं देखो समझ आ गया तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, यहाँ से आगे बढ़ के देख सकते हो। मैं एक बार फिर से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हुआ है।
मैंने क्या किया, मुझे सिंपल सी पॉइंट पता चली कि भाई ये टोटल जर्नी हम मान लेते हैं कि जो हाफ और 4/5 है ना, हाफ और 4/5 है, इसका ही एलसीएम जो आएगा, टोटल जर्नी मैंने मान लिया 10 किलोमीटर, टोटल जर्नी हो गई 10 किलोमीटर। तो कह रहा है शुरू से चलना शुरू किया और 10 बज चुके, 10 बज चुके, तो मैं कह रहा यहाँ तक लेट से 10 बज चुका, तो यहाँ पे हाफ जर्नी कवर किया, तो हाफ 10 किलोमीटर का हाफ मतलब कितना हो गया, 5 किलोमीटर कवर किया। उसके बाद और फिर कंटिन्यू चल रहा है, 1 बज गया, 1 बज गया, तो 1 बज गया, तो यहाँ से यहाँ तक की बात जब आ रही है तो बोल रहा है कि 4/5 ऑफ द जर्नी कवर किया, तो 4/5 ऑफ द टोटल जर्नी कितना हो गया, 8 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस हो गई 8 किलोमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक की 5 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक टोटल 8 किलोमीटर, तो ये गैप कितना है, ये गैप है 3 किलोमीटर का, और 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कितना देर में कवर कर रहा है, तो 3 घंटे में कवर कर रहा है, यानी कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर कितने देर में कवर किया होगा, 5 घंटे में कवर किया होगा। तो सुबह का 10 बजा था यहाँ पे, तो 5 घंटे पहले कितना बजा होगा, 5 बजी होगी, तो आंसर 5 AM इस तरह से हो जाएगा। लॉजिकल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, लॉजिकल क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 कहता है कि अर्जुन राइड्स हिज बाइक 10 किलोमीटर एट एन एवरेज ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड अगेन ही ट्रैवल 14 किलोमीटर एट एन एवरेज ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड अप्रॉक्स फॉर द एंटायर ट्रिप। पहले 10 किलोमीटर कवर करता है, उसकी स्पीड रहती है 30 की, उसकी स्पीड रहती है 30 की, फिर 14 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है और उसकी स्पीड रहती है 25 की, 25 किलोमीटर पर आवर की। तो मुझे बताइए कि पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या है। तो भाई मैं एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकता हूँ, तो एवरेज स्पीड निकालने का पॉइंट ये है, तो हर सेट में ऐसा क्वेश्चन आ रहे हैं, आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। है ना। तो टोटल डिस्टेंस मैं अगर देखूँ तो 10 और 10 + 14 इज 24, और टोटल टाइम की बात करूँ तो डिस्टेंस बाय स्पीड है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड में टाइम की बात करें तो यहाँ पे 1/3 1/3 प्लस यहाँ पे 14/25 14/25 14/25। तो इस तरीके से आपको एवरेज स्पीड निकालनी है और 2 डिजिट तक अप्रॉक्सीमेट निकालनी है। तो कैलकुलेशन कर देते हैं, 3 और 25 का एलसीएम 75, 75 मतलब इसका 25। कैलकुलेशन आप मेंटली कर सकते हैं, राइट। इसका अगर करते हैं तो ये 75, 3 से करोगे तो 25 आएगी, और 14 3 टाइम्स इज 42, तो 62 + 5 67, मेरे पास आएगा 24/67 और 75 ऊपर चला जाएगा। तो आपको ये कैलकुलेट करके वैल्यू बतानी है। मैं अगर डिवाइड करूं तो 24 × 75 कर लेता हूँ। 24 5 टाइम्स इज़ 120, कैरी इज़ 12, 24 7 टाइम्स इज़ 140 एंड 28 168 + 12 इज़ 180 डिवाइडेड बाई 67। ये आपको डिवाइड करनी है 1800/67 जो वैल्यू आएगी। अब देखो क्या हो सकता है, तो ये 2 टाइम्स कटेगी, 2 टाइम्स कितना 120 और 14 134 कट गया, तो 134 कट गया तो बचा कितना 46 एंड 0, 2 तो सभी में है ना, 2 सभी में है। 67 और कितनी बार जाएगी, तो 67 अगर मैं 6 टाइम्स करूं तो 36 होता है। 67 6 को अगर 7 टाइम्स करूं तो 420 और 7 टाइम्स करूं 49, 420 एंड 49 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 6 टाइम्स लेंगे, यानी कि 26.87 हमारा आंसर हो जाएगा। 26 समथिंग आ रहा है, तो मैं 26, एक ही ऑप्शन दिख रही है तो मैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाऊंगा। करेक्ट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब किसी क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन तो रहेगा ना यार, बिना कैलकुलेशन के पूरी सेट को अगर कर दोगे तो ऐसा थोड़ी तो होगा, है ना। यहाँ पे कह रहा है अरविंद रन 4/5 टाइम्स एज फास्ट एज भानु इन अ रेस। इफ अरविंद गिव्स अ लीड ऑफ 60 मीटर टू भानु, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम विल मीट।
अरविंद रन 5/4 टाइम्स एज फास्ट एज भानु। अरविंद और भानु, अरविंद और भानु, ठीक है, कह रहा है कि रन्स 5/4 टाइम्स एज फास्ट एज भानु, मतलब अरविंद की स्पीड अगर 5 है तो इसकी स्पीड 4 होगी, ज़्यादा ही होगी, राइट। इन अ रेस अरविंद गिव्स 60 मीटर लीड टू भानु, फाइंड द डिस्टेंस वेयर दे बोथ विल मीट। 60 मीटर का है तो 360, आंसर क्या होगा इसका, राइट। क्या हो रहा है, ये पॉइंट समझ आ रही है क्या पूछ रहा है। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, फिर से समझो कि अरविंद की और भानु की स्पीड की रेशियो हो गई 4:5, स्पीड की रेशियो होगी 4:5, फाइन। और मैं कह रहा कि ये हो गया स्पीड, ये हो गई स्पीड, राइट। और कह रहा है कि अरविंद गिव्स अ लीड ऑफ 60 मीटर, मतलब मैं ये कह रहा कि मान लीजिए कि ये टोटल डिस्टेंस है, तो अरविंद अगर 5 ट्रैवल करती है तो ये 4 ही करेगा, मतलब इस तरीके से समझो कि ये अरविंद की बात है, ये भानु की बात है, ये यहाँ तक लिखते हैं 4, ये 5, तो गैप कितने का है टोटल दोनों में गैप 1 का है, तो 1 का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब 60 हो गया। देखो मैं फिर से समझाता हूँ आपको, क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं। स्पीड हमें पूछा है कि कितने देर पे मिलेगा, या फिर कितने, हमें पूछ रहा है कि कितने, सिंपल सी पॉइंट मैं कह रहा हूं कि स्पीड का रेशियो गिवन है, स्पीड का रेशियो गिवन है 4:5, गैप आ रहा है 1 यूनिट का, और 60 मीटर का लीड बोला जा रहा है, तो 1 जो डिनोट कर रहा है वो 60 मीटर को डिनोट करेगा, तो 5 जो डिनोट करेगा वो किसको डिनोट, सिंपल सा पॉइंट है, 5 जो डिनोट करेगा वो कितना, 60 × 5 300 मीटर का डिनोट करेगा, है ना, 300 मीटर को डिनोट करेगा, तो 300 मीटर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 300 मीटर ही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 300 मीटर। कोई पॉइंट तो इसमें बची नहीं, सिंपल सी पॉइंट थी, मतलब गैप ही तो है कि अगर ये डिस्टेंस है, अगर उसकी स्पीड 5 है तो ये लेट से 5 कवर करेगा तो ये 4 ही कवर करेगा, गैप रह जाएगी जो वो 1 का गैप रह जाएगा, तो 1 का गैप मतलब 60 मीटर का गैप, तो 60 मीटर गैप है तो 1 यूनिट इज 60, तो 5 यूनिट जो टोटल गैप है, टोटल जो जर्नी है वो 5 यूनिट का है, तो 300 मीटर का जर्नी होगी। टाइम, अगर स्पीड, और कोई पॉइंट ये नहीं है, मतलब मेरे को डायरेक्टली पता चल रहा है कि 300, इसमें कुछ और बोलने के लिए ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि अ कोन ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 4 सेंटीमीटर इज carved from rectangle block of 8 centimeter, 6 centimeter and 4 centimeter. The percentage of wood wastage is, कितने परसेंट वुड वेस्ट होगी, मतलब एक कोन है, लेट से इस तरीके का एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, इस तरीके का एक वुडन ब्लॉक है, राइट, इस तरीके का एक वुडन ब्लॉक है। अब इसमें से एक कोन हमें निकालना है, काट कर, एक कोन काट कर निकालेंगे। तो मैं कह रहा कि पहले ब्लॉक के बारे में बता रहा है कि वो 8, 8, 6, 4, 8 ले लेता हूँ इसको, 4 ले लेता हूँ इसको, और ये क्या रह गया, 4 रह गया, 4 इसको ले लेता हूँ, इस तरीके का है। तो वेस्टेज कितनी होगी, तो मैं कह रहा कि जो वॉल्यूम बनता है क्यूब की, वॉल्यूम बनती है L × B × H, ठीक है, तो उसमें से जो ये निकलेगा, कोन जो निकलेगा, कोन का एरिया हो जाता है 1/3 पाई r² H, ठीक है, तो इसमें से यूज कितना होगा, 1/3 पाई r² H ही यूज होगी,
तो इसमें से यूज़ होगी इतना, तो वेस्ट कितना बचेगा आपको ये पता करना है। तो मैं कह रहा कि चलो वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड कोन को रखते हैं, दैट इज़ लाइक 864, 8 इंटू 6 इंटू 4 माइनस 1/3 1/3 ऑफ पाई, आर स्क्वायर इज लाइक 4 इंटू 4 इंटू 8। अब इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो तो ले लो, इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो तो ले लो। मैं कह रहा कि इसमें से क्या कॉमन ले लूं, हमको वेस्ट बताना है ना। ये इतना वॉल्यूम था, इतना यूज़ हुआ, तो वेस्ट कितना हुआ परसेंटेज वाइज बतानी है वैसे भी। तो मैं अगर इसकी वॉल्यूम देखूं तो 8 इंटू 4 को कॉमन ले लेता हूं। चलो 8 इंटू 4 को कॉमन ले लेता हूं, मैंने ना गड़बड़ा दिया था, यहाँ पे रह गया 6 माइनस, इसमें 8 इंटू 4 कॉमन अगर चला जाता है तो मेरे पास बचा क्या यहाँ पे बचा 88/21, 88/21। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 88/21 को, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 21 6 टाइम्स इज 126, 126 क्या हो गया ये 126 माइनस 88/21, इतना वेस्ट हो गया। दिस इज लाइक मल्टीप्लाई करोगे तो 8 4 टाइम्स इज हाउ मच 32, और 12 और दिस 38/21 यानी कि 32 38/21 हमारा ये वेस्ट हो गया। तो हमें ये वेस्ट हुआ है, तो इसको अगर मैं लिखूं तो इसको लिखूंगा 32 इंटू 21, इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 21 2 टाइम्स इज 42, कैरी 4, 63 प्लस 4 इज 63 प्लस 4 इज 67 प्लस 38 यानी कि 80, 680 और 30 5 710, 710/21 वेस्ट हो गया। मतलब ये फ्रैक्शन को मैंने ऐसे किया, और ये जो वेस्ट हुआ है ये कितने में वेस्ट हुआ है, तो ये जो वेस्ट हुआ है वो क्यूब में से वेस्ट हुआ है, राइट, क्यूब में से वेस्ट हुआ है, यानी कि 8 इंटू 6 इंटू 4, 8 इंटू 6 इंटू 4, ये परसेंटेज आपको बतानी है। 21 नीचे आ जाएगी, तो 21 को मैं नीचे ही ले आता हूँ, ठीक है, 21 को नीचे ले आया। अच्छा 7 कटेगी किसी से, 6 से 8 से नहीं, अप्रॉक्सीमेशन बतानी है तो अप्रॉक्सीमेशन हम बताते हैं। तो 4 से काटते हैं ये 25, और 21 3 से कटेगी, ये 3 से कटेगी, तो मैं कह रहा हूँ 2, 3 से नहीं कटेगी यार, कहाँ से कटेगी 3 से, 3 से नहीं कटेगी, मेरे पास वैल्यू रह जाएगी यही। और कुछ कट रहा है, 5 है, 21 है, 7 1 8, अच्छा 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं शायद तब कटे कुछ। तो 25 1 टाइम्स इज 25, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 21 0 0 25 कैरी 2, 175 प्लस 2 इज 177 बाई 8 6 48, 48 इंटू 21, 21 8 टाइम्स इज 168 कैरी 16, 21 4 टाइम्स इज 184 प्लस 16 दैट इज 84 प्लस 16 इज 100। तो ये कट रही है कितनी बार में, गलत कर दिया क्या मैंने? अच्छा ये सवाल को आप कमेंट करके बताना अगर आप देख रहे हो तो। आपको बस यही जो मेरे को मिला, क्या मिला था 38 710, मैं मल्टीप्लिकेशन भी बेकार ही कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे को मिला 32, 26 प्लस 12 इज 38/21, ये वेस्ट हुई है, हाँ ये वेस्ट हुई है, और कुछ तो बाकी रह नहीं रहा है यहाँ पे। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, यही करना है। बाकी मैं ये सारी चीज़ों को हटा रहा हूँ, ये कैलकुलेशन को करता हूँ, आंसर तक लेके आता हूँ, ठीक है। आंसर तक लेके आता हूँ, क्या होता है देखो। तो 32 इंटू 21 इज लाइक 32, 3 टाइम्स करा 630 और 42 672, 710 बाई 21 है,
डिक्रीज 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 100, दिस इज़ वॉट वी हैव टू फाइंड आउट। तो मैं कह रहा कि चलो किससे काट दे, तो 4 से काट देते तो ये 25 हो गया, 25 ऊपर रह गया, ये परसेंटेज हमको निकालना है। तो दिस इज़ 48, 48 इंटू 21, 48, 21, 8 टाइम्स इज 168, कैरी 16, 1008 ही तो आ रहा है। अच्छा ये कितना आ रहा है, 0, 25 का 5, कैरी 2, 177, 177। अब इसको मैं डिवाइड करूँ तो कितने बार में जाएगा, तो ये 1 टाइम दिख रहा है, उसके बाद 7 टाइम्स दिख रहा है, ऐसे कुछ दिख रहा है। कुछ गलती किया है मैंने शायद कैलकुलेशन में। इस सवाल को आप देख लेना, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 20 पे आता हूँ। वैसे कोई टफ था नहीं, अब कर सकते हैं, करना उसको। यहाँ पे क्या कहता है कि एन आयरन बॉल ऑफ 21 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इन स्पेरिकल बॉल ऑफ 7। पहले एक बड़ा सा आयरन बॉल था, उसको पिघलाकर छोटे छोटे आयरन बॉल में बनाया गया। तो बताइए कि कितने सारे बनेंगे। तो बड़े वाले आयरन बॉल की हम वॉल्यूम निकाले तो 4/3 पाई आर क्यूब आएगा, बड़े वाले रेडियस के साथ आएगा, यानी कि रेडियस यहाँ पे 21 है। तो मैं लिख लेता हूँ कि 4/3 पाई मतलब 22/7। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो नीचे वही आएगी। 21 का क्यूब आएगा, 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई, अब इसकी एक वॉल्यूम लिखेंगे तो 4/3 यहाँ भी आएगी, पाई यहाँ भी आएगा, और रेडियस यहाँ पे है 7, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो 4/3 4/3 22/7 ये कट गया, ये तीनों काटेंगे तो यहाँ पे 3 और 3 3 आएगी। तो 3 इंटू 3 9 इंटू 3 इज़ 27। 27 अलग अलग बॉल बनेंगे छोटे छोटे, तो मेरा आंसर होगा 27, ठीक है। अब ये था लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें बस कैलकुलेशन की ही थोड़ी बात है। मैं अगर पूरी बात को करना चाहूँ फिर से तो करता हूँ मैं आपके लिए। अब इस एक क्वेश्चन की वजह से जज नहीं करने लग जाना कि नहीं बन रहा है, से मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखो मैं कह रहा हूँ कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गई 8 इंटू 6 इंटू 4, करेक्ट। इसमें से माइनस क्या करेंगे, तो कौन की वॉल्यूम को माइनस करेंगे जिसकी हाइट इतनी है और रेडियस इतनी है। तो उसका हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर का वैल्यू है 4, ठीक है, आर की वैल्यू है 4 और हाइट है ये, ठीक है, ठीक है। अब इसमें से अब मैं कैलकुलेशन अगर करूं तो क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो मैं कह रहा कि 4 इंटू 2, अच्छा अब देखो यहाँ पे एक 8 है, यहाँ पे एक 8 है, ठीक है, और यहाँ पे और भी 8 बनेगा क्या, यहाँ और भी 8 बनेगा, हाँ बनेगा 4 इंटू 2। चलो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जो भी कॉमन होता है ना 8 और 4 दोनों को कॉमन निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे बचा सिर्फ 6 और यहाँ क्या बचा, तो 1/3 22/7 और रह गया सिर्फ 4। अब ये कैलकुलेशन कर लो, 6 माइनस ये कितना आएगा 21 और ये गया 88, 88/21 और ये रह जाएगी। इसको मैं ऐसे ही रहने दूँ, 8 इंटू 4 ही रहने देता हूँ, हमें वेस्टेज ही तो पता करना है। तो मैं अगर इसको देखूँ वही आएगा, देखो 32 आ रहा है, 21 6 टाइम 126 माइनस 88, तो 126 में 88 जाएगा तो बचेगा 12 और ये हो जाएगा 126 और ये हो जाएगा 88, 12 और 26 मतलब 38। तो मेरे पास बचेगा 8 इंटू 4 इंटू 38/21, 38/21, करेक्ट। तो ये वैल्यू मेरा वेस्टेज वाला है, ये वेस्ट हो गया है। और दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस वन यू हैव टू फाइंड आउट। तो मैं लिख रहा 8 इंटू 4 इंटू 38/21 डिवाइडेड बाई दिस वन, यानी कि 8 इंटू 6 इंटू 4। तो 8 तो 8 कट गया, 4 से 4 कट गया, 21 नीचे आ जाएगा तो मेरे पास होगा 38/6 इंटू 21 इंटू 100।
अच्छा 2 से काट देता हूँ तो ये 19 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी कि ये कितना 63। तो मेरे पास बचा 1900 बाई 63। अब इसको मैं करूँ तो मैं कह रहा हूँ कि 3 बार मैं करता हूँ, कटेगा यार 3 बार में। 63 3 टाइम्स इज 189, 189 मतलब 3, कैरी बचा 1, 0 पॉइंट लेता हूँ तो 1 टाइम 30 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाए। बस कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, तो इस तरीके से आप इस सेट को ख़त्म कर लिए। आई एम सॉरी कि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया आपको कैलकुलेशन को लेकर। वैसे क्वेश्चन अच्छा है यार, अगर ऐसे अच्छा क्वेश्चन है तो ठीक है, कैलकुलेशन चाहिए। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ दिस वन यू हैव टू सब्सट्रैक्ट इट, सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है, कैलकुलेशन ही तो है कि कैलकुलेशन कैसे करना है मुझे। अगर कैलकुलेशन का तरीका हमारा क्लियर होगा तो भाई हम कर पाएंगे, राइट। तो ये आपका सेट था, सेट टोटल 20 सवाल थे। अगर आपको कुछ समझ में आया, मैं जान रहा हूँ कि थोड़ा सा लास्ट में आके 19 नंबर क्वेश्चन में मैंने डिस्टर्ब कर दिया, हो गया थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, कोई बात नहीं है, हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को शेयर करें उनके साथ जो जीडी के पेपर दे रहे हैं, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखें। और देखो अभी चैप्टर वाइज सेशन में स्टार्ट करूँगा मैं, चैप्टर वाइज सेशन में मैं हर एक चैप्टर को बढ़िया से पढ़ाऊँगा, एक एक चीज़ों को, एक एक कॉन्सेप्ट को बढ़िया से फ्री में पढ़ाऊँगा, यूट्यूब पे सब कुछ फ्री रहेगा। तो थोड़ा सा वेट करें, सारी चीज़ें तैयार हो रही है बैकग्राउंड में, और उसके लिए उसको स्टार्ट करेंगे। एंड आई होप कि आपको वो पूरा हेल्प करेगा, पूरे सिलेबस, एप्टीट्यूड के सिलेबस को कवर करने के लिए। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए ख्याल रखें। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।